गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोगों को नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग आज डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक बेसिकली क्या है बेटा, ये जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है, ये थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, लेकिन ये केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से है। थर्मोकेमिस्ट्री, तो थर्मोकेमिस्ट्री का तो कहीं पर कोई भी इन्वॉल्वेशन फिजिक्स में नहीं है, लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक है ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारी चीजें सिमिलर होंगी। तो सबसे पहले अभी हम लोग थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे, पहला ब्रांच, उसके बाद फिर हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है थर्मोडायनेमिक का। थर्मोडायनेमिक देखो जरा ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें तो इस वर्ड में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। देखिए क्या है, हम लोगों को डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? थर्मोडायनेमिक टू टाइप की वर्डिंग पर डिपेंडेबल है। एक का मतलब है थर्मो और दूसरे का मतलब है डायनेमिक। ठीक है, और अब थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है वो भी समझ लो। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है फ्लो। समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है? थर्मोडायनेमिक का मतलब है फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट, हीट का फ्लो होना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। अब ये सब क्या है हमें ये भी समझना है। बेसिकली क्या है, थर्मोडायनेमिक एक ब्रांच है। थर्मोडायनेमिक एक क्या है? एक ब्रांच है। किसकी? केमिस्ट्री की, जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग नॉर्मल बेस में लिख सकते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक is the study of heat flow। समझ रहे बेटा? थर्मोडायनेमिक हीट को, फ्लो ऑफ हीट की स्टडी करने का एक मेथड है। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक टू टाइप की वर्डिंग का कॉम्बिनेशन है, एक है थर्मो, एक है डायनेमिक। थर्मो मीन्स हीट और डायनेमिक का मतलब फ्लो होना। तो थर्मोडायनेमिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग फ्लो ऑफ हीट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब बारी आती है थर्मोडायनेमिक के ब्रांच की। तो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की स्टडी करते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट की बात करते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? थर्मोडायनेमिक की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा? द ब्रांच ऑफ साइंस, ध्यान से समझना, शुरुआती फेज में थर्मोडायनेमिक थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट डेफिनेशन और ब्रांच के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो थर्मोडायनेमिक का बेसिकली डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो क्या होगा? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different form of energy and interconversion is called thermodynamic। ठीक है बेटा, क्या लिखा है? थर्मोडायनेमिक साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की बात करते हैं, जिसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। इसमें एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मूव करती है, उस प्रोसेस के स्टडी को क्या नाम दिया गया? थर्मोडायनेमिक। और इस थर्मोडायनेमिक की बेसिकली दो ब्रांचेस हैं। कौन सी? वो भी समझ लो। अगर हम लोग ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करेंगे, ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक की दो ब्रांच हैं। कौन सी? एक आपका होता है क्लासिकल
थर्मोडायनेमिक, और नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक थर्मोडायनेमिक। ये आपके दो ब्रांच हैं और दोनों ही ब्रांच में थर्मोडायनेमिक की स्टडी की जाती है। अब इन दोनों ब्रांच में बेसिकली है क्या? सबसे पहला पॉइंट, दोनों ब्रांच में एक चीज कॉमन है। क्या? ये बल्क ऑफ बिहेवियर पर डिपेंड करता है। बल्क ऑफ बिहेवियर का मतलब है किसी भी मटेरियल की गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना। दूसरा पॉइंट, ये जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक है, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक में कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। मीन जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है, इस बात को इन्होंने बिल्कुल भी ऑब्जर्व करके नहीं बताया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल का सारा एक्सप्लेनेशन किसमें बताया गया है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक में। तो ये दो ब्रांच है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। तो इतनी बात, हमें इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस मैंने आपको एक छोटा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया ताकि आपको पता चले कि थर्मोडायनेमिक को हम लोग किन दो फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। तो अब बात आती है, इसमें कुछ जनरल टर्म हमें पढ़ना है, एक जनरल टर्मिनोलॉजी हम लोगों को पढ़नी है जिसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको समझने हैं। अगर वो छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो आगे ये चैप्टर बहुत मजेदार है। ठीक है बेटा, चलिए तो मैं इसको रब करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी आगे कंटिन्यू करता हूं। अभी हम लोगों को जनरल टर्मिनोलॉजी समझना है। अब ये जनरल टर्मिनोलॉजी है क्या, ध्यान से समझना, जनरल टर्मिनोलॉजी। ठीक है बेटा, तो अभी जनरल टर्मिनोलॉजी हमें 3 पॉइंट्स को ध्यान देना है। किस किस को ध्यान देना है? एक तो हमें सिस्टम के बारे में समझना है, एक हमें सराउंडिंग के बारे में समझना है, और एक हम लोगों को बाउंड्री के बारे में समझना है। ये 3 पॉइंट पर हम लोगों को डिस्कस करना है इंट्रोडक्शंस के तौर पर। आप ये एक समझ लो, ये हम तीनों पॉइंट्स का ही क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, मैंने क्यों लिखा सिस्टम, क्यों लिखा सराउंडिंग, क्यों हम लोग बाउंड्री की बात करेंगे, ये भी समझ लो। सारी चीजें स्टेप वाइज करते जाएंगे तो हमें चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। समझ लो, जैसे मान लिया मैंने एक छोटे सिंपल तौर पर लिया, ये एक आयरन की रॉड है, समझना ध्यान से, ये आयरन की रॉड है। अगर हम इस आयरन की रॉड को छत पर रखाएं, कहां पर? छत पर, तो ये आयरन की रॉड गर्म हो जाएगी। इतनी गर्मी पड़ रही ना, आयरन की रॉड क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अब अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो ये गर्म क्यों हुई? इसने एनर्जी कहां से रिसीव की? सराउंडिंग से रिसीव की। अगर हम इसी आयरन रॉड को उठा के रूम टेम्परेचर पर लेके आ जाए, आई मीन अपने घर में लेके आ जाए, तो ये ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि अब ये एनर्जी को रिलीज करेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग गरम गरम खाना खाते हैं, ध्यान समझना, जब लोग गरम गरम खाना खाते हैं तो खासतौर से इस टाइम की बात कर रहे हैं, जनरली इस टाइम शायद टेम्परेचर 40 डिग्री चल रहा है, एक आध 2 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है। तो जनरली आप लोग देखेंगे कि जब हम लोग खाना टेबल पर रखकर खाते हैं और वो खाना अगर गर्म है तो आसपास का सराउंडिंग थोड़ा सा हमें हीटेड लगता है, थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन यही काम अगर हम लोग सर्दियों में करते हैं तो खाना भले ही गर्म हो लेकिन हमें उस गर्मी की फीलिंग नहीं आती, और अगर आती भी है तो उस टाइम सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि हम लोग उसको उतना अच्छे से फील नहीं कर सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो सेम केस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं ये एक आयरन रॉड है। ये आयरन रॉड में थोड़ा सा इफेक्ट देर में दिखाई देता है। मैंने मान लिया ये एक स्टील का कोई भी एक मेटल है। स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो सबसे जल्दी एनर्जी को एब्जर्व करता है और सबसे जल्दी रिलीज भी करता है। अभी हम लोग माइनर पॉइंट की बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स के कुछ जनरल पॉइंट समझना है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो मैं ये बता रहा हूं कि हमें ये जनरल पॉइंट समझना क्यों जरूरी है। समझो जरा, मान लेते हैं ये एक स्टील रॉड है और इस स्टील रॉड को अगर हम लोग छत पर रखाएं ये गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमने इसको आउटर से एनर्जी दी? नहीं। क्या हमने इसको गैस पे रखा? नहीं। क्या हमने इसको गर्म किया? नहीं। क्या हुआ? इसने सेल्फ वर्किंग के द्वारा एनर्जी को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया। कहां से एब्जॉर्ब कर लिया? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लिया। सेम केस अगर हम इसको उठा के लाएं और अपने रूम में रख दें तो फिर क्या होगा? अब ये एनर्जी को रिलीज करेगी। हमें कैसे पता चलेगा? दिखता थोड़ी है। हमें कैसे पता चलेगा? हम जब उसको थोड़ी देर बाद टच करके देखेंगे तो इसका टेम्परेचर बदल चुका होगा, आई मीन ये ठंडा हो चुका होगा ये रॉड। तो कहने का मतलब क्या है? अब यहां पर 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
जब हीट एब्जॉर्ब हुई तो कहां से हुई, और जब हीट रिलीज हुई तो कहां से हुई। दोनों ही एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई या एनर्जी रिलीज हुई, दोनों कंसेप्ट कहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सराउंडिंग पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हमने जो ये रॉड मान के चले, ये इसी पर तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब जब एनर्जी आई तो इसने एब्जॉर्ब किया, जब हम इसको रूम में लेके आए तो इसने एनर्जी को रिलीज किया। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम इससे कंपेयर कर रहे हैं एनर्जी का आना और जाना, बिकॉज हम इसके टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए ये क्या है, ये हो गया सिस्टम। मींस हम लोग जिस किसी भी पार्टिकल्स पर या जिस किसी भी सिस्टम पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और उस सिस्टम को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर वो क्या हो जाता है, सराउंडिंग। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, ये एक सिस्टम है। हम और आप जिस किसी भी रूम में हैं, वो एक सिस्टम है। रूम को अगर छोड़ दिया जाए तो सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक सिंपल लैंग्वेज हम लोग कह सकते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम से सराउंडिंग में होता है या सराउंडिंग से सिस्टम में होता है। तो दोनों केस में हम लोगों को इन दोनों बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब अभी मैंने सिर्फ ये बताया कि हम लोग ये पॉइंट डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग थर्मोडायनेमिक को समझने के लिए इन पॉइंट्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हमने आपको पहले सिस्टम और सराउंडिंग का एग्जाम्पल आपको दिया। अब बारी ये आती है कि सिस्टम होता क्या है ना। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, समझ बेटा ध्यान से। अगर मान लिया हमारे पास एक क्राइटेरिया है, मैं यहां बना रहा हूं, हमारे पास एक क्राइटेरिया है। मैंने क्या किया, एक क्राइटेरिया फिक्स किया, ठीक है। ये हो गया आपका एक क्राइटेरिया जो कि फिक्स है। ये हम ऐसे मान लेते हैं ये लैब है, हम लोगों को क्या करना है, एक प्रैक्टिकल करना है। ध्यान से समझना, ये क्या है, एक लैब है, हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। हम गए और हमने लैब में एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है बेटा। और इस टेस्ट ट्यूब पर हम लोग कुछ ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन मतलब कुछ प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। तो देखो ध्यान से, हमने इस टेस्ट ट्यूब का यूज किया, तो इस टेस्ट ट्यूब के पार्टिकल्स पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब के चेंजिंग पर हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब की। तो ये टेस्ट ट्यूब क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब अगर इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, देखो जरा, अगर इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो भी एरिया होगा वो सब क्या होगा, सराउंडिंग। मींस मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए, अगर इस टेस्ट ट्यूब को छोड़ दिया जाए तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, सराउंडिंग। ये वाला पोर्शन क्या होगा, सराउंडिंग। ये वाला पोर्शन क्या होगा, सराउंडिंग। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, सराउंडिंग। मींस अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब को पकड़ के चलते हैं तो टेस्ट ट्यूब को छोड़ के सारा एरिया क्या हुआ, सराउंडिंग। लेकिन अगर हमने मान लिया, ध्यान समझना, हम लोग एक लैब में है और वर्किंग कर रहे हैं और हम उस पूरे लैब को सिस्टम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर हमने उस पूरे लैब को सिस्टम मान लिया तो बाकी का एरिया अब क्या होगा, अब आपका होगा सराउंडिंग। मींस ये आपका क्या हुआ, सराउंडिंग। ये आपका क्या हुआ, सराउंडिंग। ये आपका क्या हुआ, सराउंडिंग। और ये आपका क्या हुआ, सराउंडिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब क्या है, हम लोग जिस किसी भी पोर्शन पर स्टडी करते हैं दैट इज सिस्टम, उस सिस्टम को छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होता है, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, तो फिर बनेगा यूनिवर्स। क्या बनेगा, यूनिवर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। तो अब आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। और सिस्टम और सराउंडिंग को कंपेयर कर दिया जाए तो क्या होगा, यूनिवर्स। अब जरा देखो ध्यान से सुनना, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है। मींस एनर्जी का जो मूवमेंट है वो सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम ही मूव हो रहा है, इसके अलावा कहीं मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या यूनिवर्स की एनर्जी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, सोचो जरा, खुद ही सोचो। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा,
क्योंकि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स सिस्टम और सराउंडिंग का कॉम्बिनेशन है। अब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन या तो सिस्टम से सराउंडिंग में हो रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में हो रहा है। बेसिकली देखा जाए तो ये एनर्जी का एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो यूनिवर्स का एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं द हीट ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का जो हीट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अब अभी हमने ये समझा कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो यूनिवर्स बन जाता है। अब इसके बाद हमें बाउंड्री पर डिस्कशन करना है। बाउंड्री पर डिस्कशन करने के पहले मैं आपको सिस्टम की एक टेक्निकल लैंग्वेज बता देता हूं, या हम लोग कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो जरा, सिस्टम की डेफिनेशन हम लोग कैसे नोट करेंगे, लिखेंगे अ स्पेसिफाइड पार्ट, मैं इसको रब कर देता हूं, a specified part of the universe which is under investigation. Under investigation is called system. देखो क्या लिखा है, a specific part of the universe which is under investigation is called system. यूनिवर्स का एक ऐसा पोर्शन जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब बारी आती है सराउंडिंग की। इस सिस्टम वाले पोर्शन को छोड़ दो, इस सिस्टम वाले पोर्शन को छोड़ दो, फिर क्या बचता है, सराउंडिंग। तो हम लोग उसको भी लिख लेते हैं, क्या होगा, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is not a part of system is called surrounding। ठीक है बेटा, तो इस बात को आपको याद रखना। क्या मैंने अभी आपको क्या समझाया, यूनिवर्स का एक ऐसा पोर्शन जिस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और केवल उतने पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो सारा क्या बचा, फिर आपका सारा बचा सराउंडिंग। अब एक चीज और याद रखना, सिस्टम को हम लोग होमोजीनियस भी कहते हैं। अब होमोजीनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर कोई सिस्टम वर्किंग करता है और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो हम उसको होमोजीनियस भी कह सकते हैं। ये समझ लो कि सिस्टम आपका होमोजीनियस हो सकता है। केवल एक चीज और समझो, केवल सॉल्यूशन के केस में ही होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस का ऑब्जर्वेशन नहीं होता, अदर पोजीशंस पर भी हम उसके होमोजीनियस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए, ये दोनों बातें हो गई किसकी, सिस्टम और सराउंडिंग की। उम्मीद है इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बाउंड्री की। अब बाउंड्री क्या होती है, बेसिकली होता क्या है बेटा, एक ऐसा पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड कर दे, एक ऐसा पार्ट जो सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड कर दे, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, है ना। अब ये बाउंड्री भी दो तरीके की होते हैं, मैं अभी सारी बातें आपको क्लियर करता हूं, पहले समझ लो। बाउंड्री भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री और एक आपका होता है परमानेंट। ठीक है, अभी इमेजिनरी और परमानेंट का कंसेप्ट क्या है वो भी समझो। इमेजिनरी और परमानेंट, इमेजिनरी का मतलब है जो चेंज हो जाए, परमानेंट का मतलब जो चेंज ना हो। अब इस बात को समझो जरा ध्यान से। मान लो, ध्यान समझना, मान लो हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, है ना। तो जब हम लोग प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं तो क्या हम उसके कवर को हटा सकते हैं, यस हटा सकते हैं। और अगर हम उसके कवर को हटा सकते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए वो पूरा प्रेशर कुकर क्या है, एक सिस्टम है ना।
हमने उसको ऊपर वाले कवर को हटा पा रहे हैं, क्या बाकी के 3 साइडों के हम लोग हटा पाएंगे? नहीं हटा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पोर्शन को हम हटा पा रहे हैं वो आपका क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री, और जिसको हम लोग नहीं हटा पा रहे हैं वो क्या है, परमानेंट बाउंड्री। अब इसको समझो जरा। मान लेते हैं हम सभी लोग एक क्लासरूम में हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब हम उस रूम की बात करते हैं जहां पर हम लोग बैठे हैं। तो समझना ध्यान से, जो दरवाजा है वो इजीली मूव हो सकता है ना, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो क्राइटेरिया तो है हम सबको रोकने का, लेकिन वो परमानेंट मेथड नहीं है। हम चाहेंगे दरवाजा खोल के बाहर भी जा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या बाकी की वॉल्स को हटाना पॉसिबल है? बाकी की जो दरवाजे को छोड़ के जो वॉल्स आई, क्या उनको हम लोग हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो क्लास है वो क्लास एक पर्टिकुलर सिस्टम के जैसे बिहेव कर रहा है। ओके, क्लास वाले पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो फिर पूरा इंस्टीट्यूट, सारी दुनिया हम लोगों के लिए क्या है, यूनिवर्स है। दूसरा, उस क्लास में जो वॉल है जिसको हम लोग हटा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका परमानेंट बाउंड्री है। लेकिन जो वो दरवाजा है जिसको हम लोग मूव करा पा रहे हैं, वो आपका क्या हुआ, इमेजिनरी है। तो कहने का मतलब क्या है, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री एक ऐसा पोर्शन है जो सिस्टम के क्राइटेरिया को शो करता हो, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। अब ये बाउंड्री 2 तरीके के होते हैं, एक इमेजिनरी और एक परमानेंट। इमेजिनरी का मतलब है जिसको हम लोग हटा पाए, जो मूवेबल हो, लेकिन परमानेंट का मतलब है जिसको हम लोग डिस्ट्रॉय ना कर पाए, हम उसको मूव नहीं करा पाएंगे, दैट इज कॉल्ड परमानेंट बाउंड्री। अब ये दोनों बाउंड्री का जो एक्सप्लेनेशन है, ये सिस्टम और सराउंडिंग में हमें फिर से स्टडी करना है। तो देखो, हम लोग अगर बाउंड्री के टेक्निकल लैंग्वेज की बात करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे बाउंड्री की। बाउंड्री क्या होता है, एक रियल और इमेजिनरी सरफेस, मैं यहां पर लिख देता हूं, द रियल और इमेजिनरी सरफेस that separate system and surrounding is called boundary। ठीक है बेटा, क्या हुआ, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पोर्शन जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या कर पाए, सेपरेट कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। याद रखना इस बात को। अब बाउंड्री के फिर से 2 टाइप हैं, कौन से हम लिख सकते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, और इनको फिर से 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। इसमें एक क्या होगा, एक आपका टेम्पोररी बाउंड्री, या हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी। जबकि दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला आपका होगा परमानेंट। ठीक है बेटा, तो अब हम लोगों को टेम्पररी और परमानेंट बाउंड्री भी अच्छे से समझ आ गई। अब देखो, अब हम ये सारी बातें एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो रब कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे। अब हम लोग ये तीनों पॉइंट्स एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जो कि हमने पहले बनाया था। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है।
और इस टेस्ट ट्यूब को एक किसी रूम में या किसी लैब में एक क्राइटेरिया मान के उस जगह को बंद कर दिया गया, ऐसे समझ लो। ठीक है बेटा। और इसमें हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट आपका रनिंग है। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये तो आपका सिस्टम है, हम सभी लोग समझ गए, पहले भी हमने आपको बताया। ये क्या है, ये आपका सिस्टम है। अगर ये सिस्टम है तो इतने पोर्शन को छोड़ दो, बाकी का सारा क्या हुआ, बाकी का सारा आपका सराउंडिंग। ये भी आपका सराउंडिंग है, ये भी आपका सराउंडिंग है, यहां पर भी आपका सराउंडिंग है, और ये भी आपका सराउंडिंग है, मतलब सब सराउंडिंग ही है ना। और अगर हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड कर देते हैं तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या कहलाता है, यूनिवर्स। क्या कहलाता है, यूनिवर्स। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। अब बारी किसकी आती है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है सराउंडिंग की। समझो जरा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा, ये जो एक लाइन के थ्रू टेस्ट ट्यूब के डायरेक्शंस को शो कर रहा है, एक टेस्ट ट्यूब के क्राइटेरिया को शो कर रहा है, ये क्या हो गया, बस यही बाउंड्री है। ठीक है बेटा। अब ये बाउंड्री में भी दो पार्ट है, एक इमेजिनरी और एक परमानेंट। अब परमानेंट कौन सा है, ये वाली बॉल, ये वाली बॉल क्या है, परमानेंट। और ये जो ऊपर है वो क्या है, वो क्या है, वो आपका इमेजिनरी है, वो आपका टेम्पररी है। क्यों, क्योंकि हम चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं और चाहें तो हम उसको ओपन भी रखेंगे, है ना। लेकिन बाकी के बॉल्स को आप छेड़ेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज समझ लो, जिसको हम लोग हटा नहीं पाते हैं दैट इज परमानेंट, और जिसको हम लोग हटा पाएंगे वो टेम्पररी। तो ये तो बात हो गई सिस्टम की, सराउंडिंग की, बाउंड्री की, और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्री। ये हम लोगों ने बाउंड्री के बारे में समझा। अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग उसको समझेंगे, उसके बाद मैं आपको उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। ठीक है बेटा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इजी है, लेकिन उसको टेक्निकली तरीके से समझना जरूरी है। तो अब हम लोगों को इसके बाद समझना है टाइप ऑफ सिस्टम। क्या समझना है बेटा, टाइप ऑफ सिस्टम। अब हम लोग सिस्टम के टाइप की बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक ऐसा क्राइटेरिया जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, जिस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और उसी बेस पर सिस्टम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया, मींस सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। हम ये बात नोट कर सकते हैं, सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब वो 3 टाइप कौन से है ना। इसमें सबसे पहला आपका आता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और लास्ट आपका आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आता है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक चीज और समझ लो बेटा, ये ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये हम लोग केमिस्ट्री की टेक्निकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। तो आपको एक चीज याद रखना, ये जो सिस्टम का क्लासिफिकेशन है, ये केवल ऐसे देख के इनको ऑब्जर्व नहीं किया गया कि भाई मान लेते हैं कोई एक वेसल है, उस वेसल्स को अगर हम लोग ऊपर से कवर नहीं करते हैं तो क्लोज हो गया, और ऊपर से कवर कर दिया तो फिर वो ओपन हो गया। सॉरी, अगर हम लोगों ने ऊपर से कवर नहीं किया तो ओपन सिस्टम है, कवर कर दिया तो क्लोज सिस्टम है, और अगर हम लोग उसको इंसुलेटेड कर देते हैं तो आइसोलेटेड है। ऐसे देख के सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसका पर्टिकुलर मेथड है। क्या पर्टिकुलर मेथड है, जो सिस्टम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया, ये पूछ लेते हैं कि किस बेस पर सिस्टम को डिवाइड किया गया है। तो आप ठीक समझ लो, सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, है ना। बट किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। इट मींस इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी सिस्टम क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मींस मास और एनर्जी पर बेस होकर सिस्टम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। और वही 3 टाइप कौन से हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। मैं यहां पर लिख सकता हूं टाइप ऑफ सिस्टम
किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी के बेस पर सिस्टम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम क्या है बेटा वो भी समझ लो, है ना। एक चीज ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद फिर मैं नोट कर दूंगा। अगर हम लोग 1 गिलास पानी ले लें, ध्यान समझना, अगर हम लोग 1 गिलास पानी ले लें और उस 1 गिलास पानी को हम लोग एक रूम में रखाएं और 1 हफ्ते बाद फिर हम उसको फिर से देखने जाएं, फिर समझना मैंने क्या बोला। हमने 1 गिलास पानी लिया और उस 1 गिलास पानी को हमने एक रूम में रख दिया और फिर हम 1 हफ्ते बाद देखने जाएं, ऑब्जर्व करने जाएं कि उस गिलास के पानी के ऊपर क्या फर्क पड़ा। तो अगर देखा जाए, ध्यान समझना, पहला पॉइंट, क्या उस गिलास के पानी का क्वांटिटी उतना ही होगा जितना हमने 1 हफ्ते पहले रखा, या फिर चेंज हो चुका होगा? पहला दिमाग में इमेज बना लो कि चेंज होगा या नहीं होगा। जितना अच्छा व्यू रखोगे ना, आई मीन केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंडेबल हैं। अभी तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम जितना अच्छा दिमाग में इमेज बनाएंगे, पिक्चर बनाएंगे, हम उतने ही जल्दी इसके रिजल्ट तक पहुंचते हैं और उतने ही जल्दी हम उसका आंसर भी दे पाते हैं। केमिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, आपको ध्यान दिया होगा, केमिकल बॉन्डिंग। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 11th क्लास में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जब हम लोग वेस्पर थ्योरी की स्टडी करते हैं, तो आपके सर ने बोला होगा कि हम जितना अच्छा विजुअलाइजेशन रखेंगे दिमाग में, जितनी अच्छी हम लोग इमेज बना पाएंगे, जितनी अच्छी हम लोग मैपिंग कर पाएंगे, आंसर फटाफट वैसे ही निकलता है। समझ रहे? सेम केस इस चैप्टर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी मैपिंग के ऊपर डिपेंडेबल हैं। अगर आपको दिमाग में आपने इमेज बना ली कि ऐसा होता है, तो आप समझ लो बहुत फास्ट आंसर निकाल देंगे और आप एकदम लॉजिकल, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा कि ऐसा होता है, ऐसा हो सकता हो जाए, तो अगर आपने दिमाग में इमेज नहीं बनाई तो आपको उतना ही टाइम लगेगा उस कंसेप्ट को फाइनलाइज करने में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम की। अब ओपन सिस्टम है क्या? हमने क्या बोला? सिस्टम 2 फैक्टर्स पर डिपेंडेबल है। कौन सा? एक मास और एक एनर्जी, है ना। इस मास और एनर्जी के बेस पर मैंने आपको सबसे पहला एक एग्जांपल दिया। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि मैं 1 गिलास ले लूं और उस 1 गिलास में मैं पानी भर देता हूं और उस 1 गिलास पानी को हम लोग एक रूम में रखाते हैं और फिर हम लोग 7 दिन के बाद, मीन्स आफ्टर 7 डेज, हम लोग वापस उसी रूम में गए और ऑब्जर्व किया क्या उस पानी का लेवल उतना ही होगा या थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया होगा? डेफिनेटली थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो गया होगा। क्यों कम ज्यादा हो गया होगा? ये भी पॉइंट है ना कि क्यों कम ज्यादा हो गया हो, नहीं हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली हम सभी लोग जानते हैं कि वो वेपोराइज हो जाता है, और अगर वो वेपोराइज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके मास में कमी हुई कि नहीं हुई? बताओ। मान लो पहले वो 100 ml था, 1 हफ्ते बाद हम लोगों ने देखा क्या वो 100 ml ही रहा? नहीं, वो कम हो गया, वो कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? उसके मास में चेंजिंग हुई। दूसरा पॉइंट, अगर हम उस पानी को गर्म करके रखते या ठंडा करके रखते और फिर हम लोग 7 दिन बाद जाके देखते, तो क्या उसका टेम्परेचर उतना ही रहने वाला है? वो उसके पास उतनी ही उन पार्टिकल्स के बीच में हीट इन्वॉल्व होगी जितना हमने 7 दिन पहले यूज करके उसको रखा? नहीं, उसका टेम्परेचर भी बदल गया होगा और उसका अमाउंट भी बदल गया होगा। मतलब ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही चेंज हो जाते हैं, और एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों चेंज हो जाएं, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल एक ओपन वेसल। ओपन वेसल का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आप एक वेसल लो और उसमें पानी भर दो, 10 दिन के बाद देखो उसका वाटर लेवल कम हो चुका होगा। इसका मतलब क्या है? उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो चुका होगा, डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के ऊपर। अगर जो है टेम्परेचर में गर्मी है, आई मीन अगर एटमॉस्फेयर में गर्मी है तो पानी गर्म होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में ठंडक है तो पानी वो ठंडा हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है ओपन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों क्या हो? एक्सचेंज हो। हम लिख देंगे द सिस्टम इन विच
mass and energy both are exchange is called open system। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही क्या हो, एक्सचेंज हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं ओपन सिस्टम। मैं यहां लिख देता हूं ये बात। क्या लिखेंगे, द सिस्टम in which mass मतलब मैटर, एक चीज याद रखना, मास का मतलब मैटर, मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज, किसके साथ, विथ सराउंडिंग, इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, द सिस्टम इन विच मास एंड एनर्जी बोथ एक्सचेंज विथ सराउंडिंग, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों किसके साथ एक्सचेंज हो जाए, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। और अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हॉट कॉफी in an open glass। क्या लिखा हमने, हॉट कॉफी इन एन ओपन ग्लास। तो ये बात किसकी होगी, ये बात होगी ओपन सिस्टम की। हाँ, ओपन सिस्टम में रिवाइज कर रहा हूं। ओपन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लैंग्वेज बात कर रहा हूं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों चेंज हो जाते हैं, दैट इज ओपन सिस्टम। अब कैसे चेंज हो जाए वो समझो। हमने आपको क्या बोला, एक आप गिलास ले लो, उसमें एक गिलास पानी आप ले लो और उस एक गिलास पानी को आप एक रूम में रख दो और उस टाइम आप उसका टेम्परेचर और आप उसका मास आई मीन वॉल्यूम दोनों चीजें मेजर करके कहीं नोट कर लो। जब आप एक हफ्ते बाद वहां जाएंगे और उस गिलास को फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या उसका लेवल उतना ही रह गया होगा, नहीं, उसके अमाउंट में कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गई होगी, कुछ ना कुछ चेंजिंग, क्या उसका वॉल्यूम लेवल कुछ कम हो गया होगा, उसका वाटर लेवल कम हो गया होगा। क्यों, क्योंकि पानी वेपोराइज हो गया होगा। समझ रहे हैं, अगर पानी वेपोराइज हो जा रहा है तो सिंपल सी बात है, अगर उसका वॉल्यूम कम हो गया तो वो उसके मास में तो कमी आ जाएगी, उसके वॉल्यूम में कमी आ जाएगी। दूसरा, उसी के अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोग एक हफ्ते पीछे चले जाएं, 15 दिन पीछे चले जाएं तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन आज की टाइम में आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से क्या पानी का लेवल, पानी के टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, यस डेफिनेटली आएगी। तो उसी को हम लोग यहाँ पर रिलेट करेंगे एनर्जी से, उसको रिलेट करेंगे हीट से। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों चेंज हो जाते हैं, उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ऐसे समझ लो, देखना ध्यान से। हमने क्या किया, एक ये वेसल लिया, एक ये हमने वेसल लिया, इसमें कुछ मटेरियल रखा हुआ है और इसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ है, सराउंडिंग के साथ है। मतलब ये आपका क्या है, सराउंडिंग, और ये आपका क्या है, ये आपका वो मैटर है, मास है। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये आपका ओपन सिस्टम हुआ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका दूसरे लैंग्वेज में समझने का मतलब ये भी है कि अगर किसी भी सिस्टम में मैटर का डायरेक्टली लिंक एटमॉस्फेयर से है, सराउंडिंग से है, तो फिर वो आपका ओपन सिस्टम होगा। अगर डायरेक्टली लिंक सराउंडिंग के साथ नहीं है मैटर का, तो फिर वो ओपन नहीं होगा, वो क्लोज्ड होगा। अब इस बात का मतलब क्या है वो भी समझ लो। मैं ओपन के बाद आपको क्लोज पर जरा फोकस करता हूं, फिर आपको कंपेयर करके पढ़ना और समझना बहुत इजी होगा। अब मैं बात करता हूं क्लोज सिस्टम की। वैसे ये चीज बहुत सिंपल है, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन या कुछ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। क्लोज सिस्टम क्या होता है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लैंग्वेज हम बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। समझ ध्यान से, हमने क्या किया, फिर से समझो। हमने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी में हमने ऊपर से कवर लगा दिया, ठीक है। फिर से समझो,
हमने एक गिलास पानी लिया और उस एक गिलास पानी को ऊपर से कवर कर दिया। मान लो पहले पानी गर्म किया हमने, है ना, पहले पानी को हमने बॉइल किया और उसको हमने एक गिलास पानी में डाल दिया, सॉरी एक गिलास में फिल कर दिया और उसके बाद हमने उसको कवर लगा दिया और हमने एक जगह जाके रख दिया और कवर टाइटली पैक है ना। तो क्या वो पानी हम एक दिन बाद देखें या 2 दिन बाद देखें, क्या उसके लेवल में कोई फर्क पड़ रहा होगा? क्या पानी वो वेपोराइज हो रहा होगा? नहीं वेपोराइज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्टली लिंक सराउंडिंग से नहीं है। लेकिन हाँ, वो ठंडा जरूर हो गया होगा। मीन्स वो क्या हो गया होगा? ठंडा। आई मीन पहले जितना उसका टेम्परेचर होगा, बाद में टेम्परेचर क्या होगा? धीमे धीमे डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी तो चेंज होता है लेकिन मास चेंज नहीं होता। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, है? A system in which energy exchange and mass has no effect या no change with surrounding is called closed system, is called closed system। क्या बोला गया? एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी तो चेंज हो जाए लेकिन मास चेंज ना हो, उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इसको आप याद रखने के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना मैंने लंबा डेफिनेशन आपको बता दिया। आप बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में भी याद रख सकते हैं। हम 2 फैक्टर लिखते हैं। क्या? यहां पर लिखा मैंने मास और यहां पर हमने लिखा एनर्जी। मास आपका क्या हो रहा है? नो चेंज। लेकिन एनर्जी आपका क्या हो रहा है? चेंज। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास आपका चेंज नहीं होता है लेकिन एनर्जी चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं तो जैसा अभी मैंने ओपन सिस्टम का एग्जांपल आपको क्या किया था, 1 कप कॉफी ले लो जो कि गर्म हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। लेकिन अगर हम उसी हॉट कॉफी को कवर कर देते हैं, है ना, तो क्या होगा? क्लोज सिस्टम। मींस इनडायरेक्टली लिंक, डायरेक्टली आपका मैटर के साथ, सराउंडिंग के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं हॉट कॉफी COFF, है ना, इन अ क्लोज्ड फ्लास्क या क्लोज्ड कंटेनर, कुछ भी ले लो, ठीक है। अगर कॉफी एक क्लोज फ्लास्क में है तो फिर वो क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, और अगर उसके ऊपर से कवर नहीं लगा है तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम हो जाएगा। अब जैसे मैंने क्या बोला, एक ये कंटेनर ले लो, मैं यहां बना देता हूं, तीनों पॉइंट्स में एक साथ लेके चलूंगा। ये आपका क्या है? एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ मटेरियल रखा हुआ है। अब बहुत सिंपल लैंग्वेज है, और इसका डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? सराउंडिंग के साथ है। इसका मतलब ये हुआ ओपन सिस्टम। लेकिन एक हम लोगों ने वेसल लिया और उस वेसल का डायरेक्टली सराउंडिंग के साथ कोई लिंक नहीं है, हमने क्या किया? उसको कवर कर दिया। तो अब ये सिस्टम क्या होगा? क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। यहां पर भी कुछ मटेरियल रखा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका एग्जांपल आता है, इसके बाद जो आपका टर्म आता है वो आता है आइसोलेटेड सिस्टम का। अब देख लो, आइसोलेटेड सिस्टम भी क्या होता है समझना। मैं इसको एग्जांपल को रब कर देता हूं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मास चेंज होता है ना ही एनर्जी चेंज होती है, न तो मास चेंज होता है ना ही एनर्जी चेंज होती है। उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे अगर हमने लिखा हॉट कॉफी इन अ थर्मो फ्लास्क। अब आपकी हॉट कॉफी किसमें है?
थर्मोप्लास्क में। थर्मोप्लास्क का मतलब क्या है, उसको ऊपर से इंसुलेटेड कर दिया गया है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये कंटेनर होता है ना, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर को ऊपर से कवर कर दिया गया है, इसके अलावा इसको फिर इंसुलेट भी कर दिया गया है, ऐसे इसमें इंसुलेशन लगा दिया गया है। ये कंटेनर मैंने थोड़ा सा तिरछा बनाया, आई मीन वो बन गया मेरे से, तो उस बात पे समझने की बस कोशिश करो कि क्या बताना चाह रहे हैं। ये लो, ये आपका एक कंटेनर था कोई, और उस कंटेनर को हम लोगों ने क्या किया, इंसुलेटेड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका इंसुलेटर है सराउंडिंग में, चारों तरफ से ये आपका इंसुलेटर लगा दिया गया। तो डायरेक्टली सिस्टम का और सराउंडिंग का कोई भी लिंक नहीं है। तो अगर किसी सिस्टम को आइसोलेटेड कर दिया जाए, इंसुलेटेड कर दिया जाए, तो फिर वो कौन सा सिस्टम का एग्जांपल बन जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, तो जिसका अपना बेटर एग्जांपल क्या होगा, थर्मोप्लास्क। अब मैं एक चीज आपको समझाता हूं। आप लोगों ने बचपन में, है ना, हम लोग जब मम्मी पापा के साथ जाते थे तो रोड के किनारे ना ऐसे गन्ने की दुकानें लगी रहती थी। तो वो क्या करते थे, उनके पास फ्रिज तो नहीं होता था, आज की टेक्नोलॉजी तो फास्ट है, सबके पास मोस्टली अच्छे से फ्रिज सेटल है। लेकिन पहले के टाइम में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पहले के टाइम में आज से कोई 10 साल पीछे चले जाइए, तो रोड पर जो गन्ने की दुकानें होती थी वहां पर उनके पास फ्रिज नहीं होता था। तो वो क्या करते थे, थर्माकोल का एक बड़ा सा बॉक्स आता था, है ना, अभी भी कहीं कहीं पर वो एप्लीकेशन अप्लाई होता है। थर्माकोल का वो बॉक्स लेते थे और उस थर्माकोल के बॉक्स में वो क्या डाल देते थे, आइस डाल देते थे। तो वो आइस उनकी बहुत टाइम तक सेफ रहती थी, आई मीन हम कह सकते हैं पिघलती नहीं थी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, थर्माकोल के अंदर उन्होंने जो बर्फ रखी, क्या उसके वॉल्यूम में, उसके मास में कोई चेंजिंग हुई, नहीं। क्या उसकी एनर्जी में कोई चेंजिंग हुई, नहीं। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, क्या वो सिस्टम परमानेंटली वैसे ही काम करेगा। मतलब ये कि अगर हम लोग सुबह उसमें बर्फ डालें और फिर हम लोग 2 दिन बाद देखें, तो क्या वो बर्फ वैसे ही रहने वाली है, नहीं, वो बर्फ पिघल जाएगी, है ना। वैसे ही हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, हॉट कॉफी इन अ थर्मोप्लास्क। थर्मोप्लास्क में जब हम लोग कॉफी रखते हैं, तो कॉफी मान लो हम लोगों ने सुबह 10 बजे भर के रखी, जो कि गर्म है, हो सकता है दोपहर 2 बजे तक वो गर्म हो सकता है शाम के 6 बजे भी वो गर्म हो सकता है कि रात को 12 बजे भी वो गर्म हो। लेकिन हम 3 दिन बाद अगर देखें, तो क्या वो कॉफी उतनी ही गर्म होगी जितना हमने सुबह उसको भरते टाइम देखा था, नहीं। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस आ चुका होगा, दोनों के टेम्परेचर में वेरिएशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं होता। दुनिया में कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं है। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन बोले कि वो आइसोलेटेड हमेशा रहेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वही आप समझ लो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। मैं तीनों के एक बार समरी बना देता हूं। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही चेंज हो जाते हैं। इसका सबसे बेटर एग्जांपल क्या होगा, हॉट कॉफी इन अ ओपन फ्लास्क। क्लोज सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही क्या हो, दोनों ही कुछ नहीं हो। मास आपका नो चेंज होगा लेकिन एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास नो चेंज हो लेकिन एनर्जी चेंज हो, उसको क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोलेटेड सिस्टम का। हाँ, क्लोज सिस्टम का बेटर एग्जांपल क्या होगा, क्लोज सिस्टम का बेटर एग्जांपल क्या होगा, हॉट कॉफी इन अ क्लोज फ्लास्क, है ना। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, दुकान पे जब चाय मिलती है ना, तो एक छोटा सा बच्चा होता है, वो दूसरी दुकानों पे चाय बांटने जाता है, तो जो केतली लेके जाता है, वो जो केतली है ना, एक्चुअली उसको ढक्कन से कवर करी है, तो वो क्या है, वो आपका क्लोज सिस्टम है। नेक्स्ट बारी आती है आइसोलेटेड सिस्टम की, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री लैंग्वेज, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन कुछ देर के लिए, आई मीन कुछ टाइम के लिए, 100% कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हो सकता, कुछ टाइम के लिए उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, है ना। तो इसका बेटर एग्जांपल क्या होगा, हॉट कॉफी इन अ थर्मोप्लास्क। तो ये तो अभी हम लोगों ने ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम के बारे में समझा, आइसोलेटेड के बारे में समझा। इसके पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच के बारे में समझा था, और फिर मैंने आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री से रिलेट किया। अब इनको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है ना,
अब इनको याद रखने का क्या तरीका है वो भी समझ लो। मैं यहां पर 3 बड़े से कंटेनर बनाता हूं, ठीक है बेटा। एक मैंने ये बॉक्स बनाया, ठीक है। एक मैंने ये बॉक्स बनाया। अब आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं ये बॉक्स क्यों बना रहा हूं, और आप फटाफट अपने दिमाग में आंसर दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मैंने क्या बोला, ये एक विजुअलाइजेशन का चैप्टर है, आप इसमें जितना अच्छा विजुअलाइज करके देखेंगे, अभी नहीं, अभी आगे भी बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं। देखो जरा, हमने क्या बोला, मास सिस्टम जो है 2 फैक्टर पर डिपेंडेबल है, मास और एनर्जी। तो देखो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं। हमने यहां पर लिख दिया मास और हमने लिख दिया एनर्जी। तो एक ऐसा सिस्टम, ध्यान से देखना बेटा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास क्या हो, चेंज हो, एनर्जी क्या हो, चेंज हो। अगर मास और एनर्जी दोनों ही चेंज हो जा रहे हैं तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, ये आपका ओपन सिस्टम हो गया। कौन सा सिस्टम, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी के फैक्टर हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मास क्या होगा, मास आपका नो चेंज, नो एक्सचेंज भी लिख सकते हैं, और एनर्जी आपका क्या हो, एक्सचेंज। अब एक चीज और समझ लो, एक्सचेंज और चेंज में थोड़ा सा अंतर है। एक्सचेंज का मतलब होता है कि सराउंडिंग के साथ उसका कंपैरिजन करना है, सराउंडिंग में एनर्जी का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास चेंज नहीं होता है लेकिन एनर्जी चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। और अब बारी आती है अगले की और लास्ट, ये क्या है, मास और एनर्जी का कंसेप्ट इसमें फिर से लगाया गया। और एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही क्या हो, चेंज ना हो। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं कि कभी भी कोई भी सिस्टम 100% आइसोलेटेड नहीं होता, तो फिर वो आपका क्या होगा, फिर वो आपका क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग एक्चुअली अभी 100% की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस मास और एनर्जी के फैक्टर पर बेस होकर चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया आज के टॉपिक का इंट्रोडक्शन, जो कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल था। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से सुना होगा तो सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, आपको कहीं भी लर्न करने की या वापस रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और उस कंसेप्ट में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हॉट कॉफी इन अ ओपन फ्लास्क। और अगर हम लोग क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो हॉट कॉफी इन अ क्लोज्ड फ्लास्क, है ना। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हॉट कॉफी इन अ थर्मो फ्लास्क। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोगों को इसके नेक्स्ट पोर्शंस की बात करनी है फटाफट। ये बेसिकली शॉर्ट ट्रिक था, मैंने आपको एक लाइन में सीक्वेंस में नोट करके बता दिया ताकि आपके दिमाग में एकदम इमेज बहुत अच्छी आए। बाकी ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया, तो मैं रब कर रहा हूं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय।